थैंक यू। कैलोरी मापी का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर एक लॉन्ग टाइप सवाल बोर्ड में आती है और ये आप 9 से पढ़ते हो तो समझो क्या। देखो, जब हम दो भिन्न ताप वाली वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में ले आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में ले आते हैं। जैसे अब चाहे तुम ठोस पे बात करो, द्रव पे करो, गैस पे करो, किसी पर भी करो। जैसे पिछले दिन का अनुभव याद करो, आप अपने हाथ से अपने बैग को, कॉपी को और अपने डेस्क छुए थे, एक जैसा अनुभव नहीं हुआ? एक होता अभी छू के देखो, एक जैसा अनुभव नहीं होता। देखो हम भी अभी छू रहे हैं, अब हम छू रहे हैं तो हमको ये बोर्ड बड़ा ठंडा लग रहा है। इसका मतलब अब देखो संपर्क में ले आया। तो पिछले दिन हमने तुमको 2-3 दिन पहले के लेक्चर में बताया था कि कोई भी वस्तु तुम्हें ठंडी तब लगती है और कोई भी वस्तु तुम्हें गर्म लगती है। अब मैंने छुआ थी, मुझे ठंडा लगा। तो हमने बताया था कि कोई वस्तु तुम्हें ठंडी तब लगती है जब तुम उष्मा लूज करते हो, और गर्म तब लगती है इसका मतलब हम उष्मा लूज कर रहे हैं। तो हम उष्मा क्यों लूज कर रहे हैं? इसलिए लूज कर रहे हैं क्योंकि दो भिन्न ताप की वस्तु एक दूसरे के टच में आ रही है। तो जब टच में आ जाते हैं तो उष्मा का प्रवाह, जैसा टेम्परेचर की परिभाषा में बताया गया, तो उष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर से और तब तक होता है जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। इसका मतलब कि हम इसको छुए हैं तो हमको ये ठंडी इसलिए लगी है क्योंकि मेरा तापमान अधिक था और इसका तापमान कम था, अतः हम उष्मा लूज कर रहे हैं। और ये अगर हम इसके साथ थोड़ी देर तक अपने को रखें तो क्या होगा कि हमारा और उसका दोनों का ताप सतह पर और तब मुझे ये ठंडा लगना बंद हो जाएगा। जैसे गांव देहात में या घर में लोग, या तुम रोज प्रैक्टिकल समय जाड़े में कर रहे होगे, नहाने जाओ और पहला जो है जग का पानी सिर पे डालो तो ठंडा लगे। लेकिन अब लगातार 2-3 बार 4 बार 5 बार गिराते जाओ तो अब तुमको ठंडा होना बंद हो जाता है। तो गांव घर में लोग क्या कहते हैं कि नहाए तो मेरे पहले पानी गिरावा तब ठंडा लगा रहा, फिर बाद नहीं लगा। मानो तो हमको किस थ्योरी की ओर इशारा कर रहे हैं? कैलोरी मापी के सिद्धांत की ओर। जब कोई दो भिन्न ताप की वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक ताप वाली वस्तु से उष्मा का प्रसार होने लगता है। और ऐसा तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं के तापमान आपस में बराबर ना हो जाए। और
ऐसा होते ही ऊष्मा का प्रसार होना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार एक वस्तु जितनी ऊष्मा दूसरी वस्तु को देती है वह कहलाती है दी गई ऊष्मा। और वह वस्तु जितनी ऊष्मा लेती है ली गई ऊष्मा। यानी कि दी गई ऊष्मा मतलब given amount of heat, given amount of heat is equal to taking amount of heat, या इसी को आप कह सकते हो लास्ट हीट इज इक्वल टू रिसीविंग है ना। इसी को कहा जाता है। अब तुम्हें और कम मेहनत से याद करना पड़े, बस तुम्हें यही कहना चाहिए कि कैलोरी मापी के सिद्धांत जब दो भिन्नता की वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो हमेशा ऊष्मा का प्रसार अधिक और तब तक होता है और जब दोनों बराबर हो जाती हैं ऊष्मा का प्रसार होना बंद हो जाता है। इस प्रकार दी गई ऊष्मा के बराबर ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। और स्टार्ट में बोलना है, कहीं भी बोलना है कि ऊष्मा कैलोरी मापी का सिद्धांत क्या है, बहुत आराम से बोल दो कि ऊष्मा कैलोरी मापी के सिद्धांत दी गई ऊष्मा इसी को कैलोरी मापी का सिद्धांत कहते हैं। अब जैसे सपोज कर लो तुम्हें ये बात हमेशा के लिए याद रहे, तुम अपने फादर के पास गए, कहे कि हमको 20 रुपए चाहिए, तो फादर ने अपनी जेब से 20 रुपया निकाला और तुमको दे दिया। तो उन्होंने जो दिया वही ना तुम्हें मिला। यानी पिताजी ने दिया तो पिताजी में कमी आ गई और तुमने लिया तो तुम्हारे में तो उनके में आई कमी बराबर तुम्हारे में हुई वृद्धि, अर्थात दी गई ऊष्मा बराबर क्लियर हो गया। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जब दो भिन्न ताप वाले वस्तु, अब सुनो ध्यान से, इसके बाद बोलना, कैलोरी मापी के सिद्धांत जब दो भिन्न ताप वाली वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो अधिक ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का प्रसार कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। और ऐसा तब तक होता है जब तक दोनों की ऊष्मा कि दोनों का ताप समान ना हो जाए। इस प्रकार एक वस्तु जितनी ऊष्मा देती है दूसरी वस्तु उतनी ऊष्मा देती है, अर्थात दी गई ऊष्मा क्लियर हो? यस सर। बोले यस सर। चलिए अब आप ये काम को डेरिवेशन कर रहे हैं फार्मूले, इसलिए कभी भी बाइबल चल रहा हो डायरेक्ट पूछा जाए बताओ बेटा कैलोरी मापी का सिद्धांत क्या है, तो तुम शॉर्टकट में यह भी केवल बोल सकते हो कि दी गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा को कैलोरी मापी का सिद्धांत है। अब चलो, अब हम तुम्हें न्यूमेरिकल लगाने के लिए सूत्र का डेरिवेशन। अब ये देखो ये एक पात्र है, जिस पात्र में हमने कोई द्रव लिया है जिसका द्रव्यमान और इस समय यह T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया गया।
ये दूसरा पात्र है, जिस पात्र में ये द्रव भरा गया है और इस भरे द्रव का द्रव्य M2 है और इसका टेम्परेचर इससे कम है। समझने हेतु यहाँ लिख दिया गया ताकि आपको पता चल सके कि कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर ही वो अवस्था है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ऐसा आपको परिभाषा है। अब हमने इस पानी को देखिए इसमें मिला दिया। जब इसको इसमें मिला दिया तो बोलिए ये इस गर्म पानी और इस ठंडे पानी बोलिए दोनों का ये मिश्रण ठीक है। अब बोलो ये टेम्परेचर इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो इसका आप बोलो गिरेगा। तो अब ये गिर करके इसका टी हो गया और इसका बढ़ करके टी हो गया। क्लियर हो गया? जैसे जैसे उनके लिए जिनको परिभाषाएं याद नहीं होती। अब देखिए मौसम थोड़ा सही है, अब यहाँ पर कल से एक डंडा भी रखिए, ठीक है, ताकि जो न पढ़ने वाले हैं थोड़ा उनकी ठोकाई चालू कर दिए। क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कई ऐसे दिख रहे हैं जिनको पिछले दिन का भी लेक्चर याद नहीं है या फिर वो रेगुलर नहीं है, तो वो लाभ की भाषा समझते हैं और कोई उनको भाषा समझ में नहीं आती। अब यहाँ आप देखें तो यहाँ डंडा रखिए, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए जैसे मैं ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये पानी 100 डिग्री पे गर्म है और ये वाला पानी सपोज करिए तो बोलो ये T1 का टेम्परेचर का ये T2 का। अब जब हम इसमें डाल दें तो ये हाई है और ये लो है, तो ऊष्मा हाई से लो की हो जाएगा। अब ये ऊष्मा देगा इसको, तो अब बोलो ये 1 डिग्री कम होगा तो ये 99 हो जाएगा। वो किसको मिलेगा? इसको। तो ये अब ये 90 हो गया तो ये बोलिए 30 हो गया, तो फिर 10 लूज कर गया, 10 डिग्री छिप गया। अब ये 90 से घट के 80 हो गया, तो क्या आपको पता है ये गर्म पानी ठंडा पानी, अब ये मिलाएंगे तो ये ठंडा होगा और ये यदि इसका ताप गिरेगा इसका ताप बढ़ेगा। अब 90 से 80 हो गया तो ये कितना? 40। अब ये 80 से 70, 50, अब 60। आप देखिए क्या अब ऐसा हो सकता है कि ये 60 से 59 हो जाए और ये 61 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊष्मा हमेशा हाई से लो की हो जाती है और तभी तक बहती है जब तक बराबर हो जाते ही ऊष्मा का प्रसार बंद हो जाता है। इसलिए जब ये दोनों एक समान टेम्परेचर पा लिए तो अब ये बेटा ऊष्मा का बहना बंद हो जाएगा। तो बोलो ये 100 से गिरकर 60 और ये 20 से बढ़कर 60। इसका मतलब कि ये T1 वाला टेम्परेचर गिरकर T हो गया, T2 से बढ़कर T हो गया। और दोनों घटना में देखो तो खाली ताप बदला है। पिछले दिन तुम लोग को 2 ऊष्मा पढ़ाई गई थी, जिस पर हमने तुम्हें 2 कारण भी एक्सप्लेन किए कि 100 डिग्री के जल से जलने के तुलना में अगर 100 डिग्री के भाप से जलेंगे तो ये ज्यादा प्रसन्न होता है। क्यों? और दूसरा बर्फ पिघलने के बाद ठंडी ज्यादा लगती है। क्यों? याद है? अब तुम यहाँ देख सकते हो कि अगर वस्तु की अवस्था बदलती है
तब गुप्त उष्मा चलाता है। और जब वस्तु का केवल तब विशिष्ट उष्मा चलाता है। तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर ही केवल बदला है। T1 से गिर के T हो गया, अगर दोनों में दोनों विशिष्ट उष्मा का ही पहले गर्म पानी द्वारा दी गई उष्मा, right? Yes, sir. Therefore, amount of given ये दे रहा है बेटा। Yes, sir. Given heat by heart। चले? Yes, sir. तो आपने बताया था कि अगर किसी को केवल टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो वहाँ विशिष्ट यानी वहाँ लगता है MAH। अब बताइए इसका द्रव्यमान पानी की विशिष्ट उष्मा। अब आपको पता है, मैं पिछले दिन पढ़ा चुका हूँ कि कौन से पदार्थ का विशिष्ट उष्मा सबसे कम होता है और किसका सबसे ज्यादा होता है। बता चुका उसका कार्य भी और साथ में आपको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताया था कि ये आपको सवाल में नहीं है। तो पानी की विशिष्ट उष्मा बताई थी 1 कैलोरी पर और सीजीएस में भी करेंगे तो वही और ये हमें याद रखना होगा, वो नहीं देगा। तो फिलहाल अगर हम पानी में चलेंगे तो तब तो एक रख देंगे, लेकिन हम समझ रख रहे हैं ताकि ये बात सब पे लगे। अब बोलो टेम्परेचर में हुआ करीब बोलो T1 से घट में T1 में से T हटा देंगे, आ जाएगा इक्वेशन नंबर। अब जो इसने उष्मा दिया वो लिया इसने ठंडे पानी द्वारा ली गई Q2, ये मान लिया Q1। अब यहाँ लिखते अमाउंट ऑफ टेकन हीट या रिसीव्ड हीट बाय कोल्ड वाटर। Q2 बोलो यही पता तो बोलो इसका द्रव्यमान M2। अब ये पानी अगर मान लो इस समय पानी है तो इसका भी एक ही रहेगा, लेकिन हम लोग मान ले रहे हैं कि पानी ना हो के कोई और भी रहे तो कैसे लगाएंगे। इसको सूत्र बना रहे हैं जो सब पे लगे। तो मान लिया इस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा ऐसे। अब बोलो ये T से T2 से बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तब ना आएगा। अब ये हो गया। अब कैलोरी मापी का सिद्धांत इसलिए कैलोरी मापी के सिद्धांत अनुसार ठीक है उष्मा यानी given heat is equal to taken heat। No sir। तो given heat है Q1, taken heat Q2। Yes sir। M1 S1 T1 minus T M2 S2 T आगे पर Yes sir। अभिषेक फॉर्मूलेशन न्यूमेरिकल लगेगा। Yes sir। बस ये देखते रहना है कौन दे रहा है कौन। Yes sir। कभी-कभी लेने वाले एक ना होके दो लोग हो जाते हैं। Yes। अभी मैं देता हूँ उसका भी क्वेश्चन।
तो ये पहले M1 S1 ये सब समझ गए कौन? यस सर। यदि M1 है वो पदार्थ का द्रव्यमान जिसने ऊष्मा दिया है। मैं रेला में एकदम कंसंट्रेट होकर देखो। अब ये देख लो, ये जो है M1 देखो क्या है, कोसे तो कुछ शर्त में लिखवा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें फिर से बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी सूत्र लिखोगे तो लिखोगे ना नीचे क्या क्या है। M1 है वो वस्तु का द्रव्यमान जो ऊष्मा दे रहा है, यानी देने वाली वस्तु का ही द्रव्यमान है। S1 उसी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा, T1 उसका प्रारंभिक तापमान और T है मिश्रण का तापमान। सही है? यस सर। अब T2, अरे M2 कौन है? जो वस्तु ऊष्मा ले रही है, ऊष्मा ग्रहण करने वाली वस्तु का S2 कौन है? जिसका विशिष्ट ऊष्मा यानी ग्रहण करने वाली वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, और T2 है इसका प्रारंभिक तापमान और T है मिश्रण। यस सर। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब अगर पानी का मैटर है तो तुम तो जान ही रहे हो यहाँ भी एक हो जाएगा, यानी कि हम S1 S2 काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पानी तब तो नहीं काट सकते ना, क्योंकि हमें पिछले दिनों पढ़ाया गया कोई भी दो वस्तु का एक जैसी विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती। अब हम तुम्हें एक और एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं, उसका भी सूत्र लिख दे तब नोट करना। अब यहाँ देखो केस नंबर फर्स्ट दे रहे हैं। यस। जब हमने इस गर्म पानी को मिलाया तो बोलो ठंडे पानी ने केवल ऊष्मा लिया। यस। लेकिन अगर यह पात्र बतौर लोहे की बल्टी हो, कटोरा हो, तो तुम लोग पानी मिलाते हो तो देखना कटोरा या बल्टियों गर्म हो जाती है। तब बताओ उस स्थिति में ऊष्मा एक लोग ले रहे हैं कि दो लोग? पानी भी ले रहा है, कटोरा या बल्टी भी ले रहा है, यानी पात्र भी ले रहा है। तो इसलिए अब हम देखो यहाँ पर केस ले रहे हैं। अब हमें बताओ ये पात्र, ये देखो यहाँ पे साइड बदल दे रहे हैं, ये है पात्र। जब इसमें मिला दिए गर्म पानी, सारे पनियों गर्म हो गया, तो मतलब पात्र ने भी ऊष्मा लिया। तो बोलो मान ले पात्र का द्रव्यमान M3 और पात्र जिस पदार्थ का बना है H3, उसकी विशिष्ट ऊष्मा H3, लेकिन टेम्परेचर पात्र का भी वही प्रारंभिक रहेगा जो पानी का रहेगा। और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसका बढ़ के ताप T हो गया, तो पात्र का भी ताप T हो जाएगा। अब समझ में आया? अब यहाँ लिख दे रहे हैं केस मिलाने पर, देखते हैं ना, मिलाने पर यदि पात्र भी, क्या लिख रहे? पात्र भी ऊष्मा ग्रहण करता है। आया समझ? ये तो सवाल में रहेगा ना। मिलाने पर यदि पात्र भी ऊष्मा लेता है, if the reservoir is also receiving the heat, तब बताओ एक लोग देंगे या दो लोग? दो लोग। तब देखो यहाँ लिख दिया दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ऊपर कर दे रहे हैं। बोलो देने वाला अब भी एक ही है, यानी वही Q1, लेने वाले दो हैं, एक पात्र और दूसरा उसके दो लोग। अब यहाँ लिख देंगे द्रव वाला ली गई ऊष्मा प्लस पात्र ली गई ऊष्मा
देखो द्वारा उष्मा Yes, sir. अब इसका फार्मूला सामने है। Yes, sir. इसका भी पता है। Yes, sir. T minus T2. और अब इसका भी देते हैं। Yes, sir. M3 minus T2. अब आ गया बेटा। Yes, sir. समझ के कब लगाना है? Yes, sir. यानी ये कब लगाना है जब पात्र भी ले रहा हो। Yes, sir. और जब पात्र नहीं ले रहा। जैसे तुम नहाने गए लोहे की बाल्टी में पानी लिए हुए हो। Yes, sir. पानी कटोरी में गर्म करके ले आके मिला दिए। Yes, sir. तो तुम्हारा बाल्टी का भी पानी जो उष्मा लिया। Yes, sir. प्लस बाल्टी। तो वो ईश्वर क्वेश्चन। Yes, sir. अब इसमें एक के शोर बनाते हैं। अगला मिटाते सकते हैं। Yes, sir. वो क्या बनेगा देखना चाहिए। अभी एक केस और बनाना है तब तुम लोग नोट करें। हाँ बेटा तुम लिख लो क्या यानी कि received heat by the liquid plus received heat by the reservoir। अब रुको बेटा तब हम एक केस और बनाते हैं। केस नंबर 2 वो क्या है? वो बड़ा ही आसान सा पॉइंट है जो तुमने 9 की किताब में पढ़ा है। वो क्या? कोई भी अगर पात्र ऊष्मा धारण करेगा तो वह अपने ऊष्मा धारिता से ज्यादा धारण नहीं करेगा। तो ये शब्द तुमने पढ़ रखा है 9th में ऊष्मा धारिता। राइट? Yes, sir. तो यही हम यहाँ लिख रहे हैं। यदि पात्र की उष्मा धारिता ज्ञात, उष्मा धारिता ज्ञात हो। इसे डेल क्यू से शो किया जाता है। Yes, sir. और ये कितना होता है? m into s। यानी उस पात्र के द्रव्यमान और उसके विशिष्ट उष्मा के गुणनफल के बराबर होता है। Yes, sir. ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ यूज कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल में मिलेगा। Yes, sir. क्योंकि बच्चे लोग न्यूमेरिकल पूछते हैं तो वहाँ यह सब मौजूद है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कभी लगाओ तुमको भी मिलेगा शब्द में। Yes, sir. और ये पढ़े हो 9th में, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। यदि पात्र की उष्मा धारिता यदि तुमको पात्र का द्रव्यमान ना दिया हो, पात्र की विशिष्ट क्या दिया हो? उष्मा धारिता। Yes, sir. अब हमने तुमको ये भी बता दिया उष्मा धारिता कहते किसे हैं। देखो वहाँ लिखा हो पात्र के द्रव्यमान। ठीक है कैसे बोलो, हम जो बोल रहे हैं उसको विषय पात्र का द्रव्यमान और पात्र के पदार्थ की विशिष्ट उष्मा। आप देखो दोनों का बीच में Yes, sir. के गुणनफल को उस पात्र की याद हो गया? Yes, sir. पात्र के द्रव्यमान और पात्र के विशिष्ट उष्मा के गुणनफल को उस पात्र का उष्मा धारिता कहते हैं। अब क्या करोगे? जब उष्मा धारिता दिया होगा तो बोलो हाई हटा के डेल क्यू लिख देंगे। Yes, sir. बाकी ये वाला तुमको पता रहेगा। Yes, sir. समझे क्या? Yes, sir. अब तुम्हारा फार्मूला बनेगा M1 S1 T1 minus T T minus T minus T2 minus T2. आगे देखा? Yes, sir. समझ गए क्या करना है? Yes, sir. कितने लोग क्लियर हो गए? कंफर्म? Yes, sir. हो गया।
तो इसके जानने के लिए आपको एक कारण का पता भी चलेगा कि गर्मी के दिन में कुएं का पानी ठंडा रहता है Yes. और जाड़े के दिन में इस समय आप निकाल रहे हो हैंडपाइप से चाहे बाल्टी लोटा से किसी चीज से Yes, sir. तो देख रहे हो गर्म है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और भी कारण पड़ेगा कि मिट्टी का ही चूल्हा क्यों बनाया जाता है। Yes, sir. और फिर आप एक चीज और पढ़ोगे कि मिट्टी के घर में जाड़े के दिन में गर्म का अनुभव होता है और गर्मी के दिन में ठंडा का अनुभव होता है। ऐसा क्यों? जबकि आप ईटा का मकान बनवाया वैसे नहीं होता। Yes, sir. तो ये सारी चीजें अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए मिटाते हैं। Yes, sir. ऊष्मा चालक एवं चालकता गुणक। ऊष्मा चालक एवं ऊष्मा चालकता यानी थर्मल कंडक्शन and its thermal conductivity is Yes, sir. ऊष्मा चालन एवं ऊष्मा चालकता गुणक। इसकी पढ़ाई तुमने कक्षा 8 में भी की है, 9 में भी की है। वहीं से तुम्हें 2 मिनट में रिपीट करके अपने टॉपिक पे आता है। तुमने पढ़ रखी है कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरण होता है, ये स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। ये मैं कक्षा 8 बोल रहा हूँ, अपने फायदे के लिए याद दिला रहा हूँ। 3 प्रकार से होता है। एक चालन विधि से, दूसरा संवहन विधि से और तीसरा विकिरण विधि से। तो क्या पढ़ा था तुमने? यही पढ़ा था कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं ठोस अवस्था में होती हैं, अगर उनकी एक सिरे को हीट किया जाए तो ऊष्मा, चूंकि इसमें अणु क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, तो एक अणु ताप पा करके कंपन करके दूसरे अणु से टकराता है, तो इससे ऊष्मा इसको मिलती है। फिर अणु से अणु को होते हुए अंत छोर तक जाती है। इस प्रकार ऊष्मा के स्थानांतरण को चालन विधि कहा। जैसे मान लो पीछे बैठी हुई है अंजलि और आगे है अनुष्का, राइट है। अब उनसे हमने कहा कि अपनी कलम हमारे पास भेजिए, तो उन्होंने अपनी कलम को आगे की लड़की को दे दिया, यानी कि अर्पिता को। अर्पिता ने अनुष्का को दिया, अनुष्का ने अनु को दिया। तो देखिए कलम का चालन यानी कलम का स्थानांतरण
वहां से यहाँ तक हो गया कि नहीं? Yes, sir. लेकिन वो अणु वहां से हट के नहीं आया, Yes, sir. उसने ट्रांसफर किया। Yes, sir. जब किसी भी वस्तु में यानी ठोस वस्तु में ऊष्मा एक अणु से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। होते हुए अंतिम छोर तक जाती है, Yes, sir. तो इस प्रकार के ऊष्मा के संचरण को चालन विधि कहा जाता है। और ऐसा केवल ठोस में होता है। Yes, sir. इसीलिए आपकी माँ अगर खाना बना रही हैं और पलटा से चावल सब्जी चला रही हैं, तो ये वाला हिस्सा सब्जी या चावल के टच में है, अतः ऊष्मा धीरे 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 पहुंच रही है आगे। Yes, sir. जहाँ वो पकड़ के चला रही है, अब ये गर्म हो गया, Yes. तो वो सरका लेती है। Yes, sir. अब यहाँ तक आने में फिर टाइम लगेगा, Yes, sir. तो यहाँ तक आ जाएगा तो और पीछे कर लेंगे। Yes, sir. और ऐसा मम्मी नहीं करती, हम सब नेचर में यही करते हैं। Yes, sir. सही है? Yes, sir. तो ये कौन सी विधि द्वारा होगा? चालन विधि द्वारा। चालन। Yes, sir. अब कंफर्म हो गया? Yes, sir. ये मैं पढ़ा नहीं हूँ, तुम्हें याद दिला रहा हूँ ताकि हम अपना काम करें। दूसरा है द्रव का। नेचर में जो भी वस्तुएं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, उनमें क्या देखोगे? उनमें ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु को नहीं जाती। Yes, sir. उसमें क्या होता है, आओ देख लो। ये देखो पात्र है यानी कटोरा। Yes, sir. आप कंसंट्रेट नहीं हो रहे बेटा, देखो कंसंट्रेट हो ना हो पा रहा है तो दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। पकड़ो बेटा, ये आपके घर का कटोरा है और आपने तय किया है कि आज हम गर्म पानी करके नहाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, हम आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने अपने कटोरे में इतनी ऊंचाई तक पानी भर लिया। Yes, sir. अब आप पेजे में देखिएगा, सब पानी के अणु एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। Yes, sir. लेकिन अब जरा देखना होता क्या है। ये तुम सबने देखा है, नहीं देखा तो घर जाके करके देखो, क्योंकि 6, 7, 8 पढ़ के ही सब ऊपर तक आया है और ये वही सिखाया जाता है। अब यहाँ देखो, अब तुमने इस पात्र को ले करके नीचे से हीट करना शुरू कर दिया। Yes, sir. तो देखना सबसे पहले ऊष्मा पात्र को मिलेगी। Yes, sir. और इस पात्र में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा? चालन विधि से। क्योंकि वो ठोस है। Yes, sir. अब तुम देखना, पहले ये गर्म होगा, धीरे धीरे ये बॉडी गर्म हो जाएगी। Yes, sir. तुम्हारे घर में लोग कुछ भी पकाना है तो पहले बर्तन में छूते हैं। Yes, sir. काफी तो बर्तनों नहीं दिखता है, Yes, sir. कढ़ाइयों गर्म नहीं देंगे, Yes, sir. तावा रखे होंगे, कभी तावा घर में नहीं, कैसे रोटी बनेगा? Yes, sir. यानी पहले वो यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। Yes, sir. जब ये पात्र गर्म हो जाएगा तो देखना ऊष्मा यहाँ से होके अब आएगी यहाँ। अब मैं इसको कलरिंग कर रहा हूँ। अब ये जो नीले रंग से मैं दिखा रहा हूँ ना, ये पानी का वो अणु है जो बर्तन के सीधे टच है। अब ध्यान से देखते रहना। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इसको जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा, Yes, sir. बताओ पढ़े थे तुमने, हमने इसी चैप्टर के पहले वाले पार्ट में पढ़ाया कि बेटा ठोस को अगर ऊष्मा दोगे तो उसमें 3 प्रसार संभव है। Yes, sir. रेखीय, क्षैतिज प्रसार। लेकिन मैंने कहा था कि अगर द्रव और गैस की ऊष्मा दोगे तो खाली उसमें क्षेत्र और रेखीय प्रसार नहीं होगा। Yes, sir. इस समय नहीं कहा था। Yes. अब देखना, अब ये टेम्परेचर पाने के बाद ये द्रव का अणु आयतन प्रसार करेगा। Yes. और आयतन प्रसार करते ही इसका आयतन ऊपर के अन्य अणुओं से बड़ा हो जाएगा। Yes, sir. और बड़ा होते अब पानी में देखना तुमको ये बूंद के रूप में दिखेगा। Yes, sir.
जब गरमाए नहीं थे तब नहीं दिखेगा। Yes, sir. तो उस समय तक सारे अणु एक ही जैसे थे। Yes, sir. कितने लोग देखे हो? नहीं देखो, देखना जाके, क्योंकि ये तुम्हारे घर का एक्सपेरिमेंट है। Yes, sir. और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि साइंस को जब तक तुम उसको समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो तुम्हारे पास नहीं दिखने वाला है। जैसे जो लोग क्लास कायदे से नहीं लेते, उनको कल क्या पढ़ाया गया आज पूछिए, वो अपना मुड़ी खट से नीचे कर लेते हैं, सब पता चलता है, इनको कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग रोज पढ़ रहे हैं, मेहनत करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, उनका सब कुछ सिस्टम में रहता है। तो ये इश्यू है। तो यहाँ पर देख लो, ये जो तुम्हारा अणु दिख रहा है, राइट है? Yes, sir. ये अणु का आयतन में प्रसार हो गया। Yes, sir. अब आयतन में प्रसार होने से अब ये ड्रॉप यानी बूंद के रूप में दिखेगा। Yes, sir. अब बताओ, तुम लोग जानते हो कि द्रव के अणुओं के पास दो ऊर्जा होती है। Yes, sir. गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। और इनके अणु के पास गतिज ऊर्जा ठोस से ज्यादा होती है, इसीलिए ये जगह पाने पर गति करते हैं। Yes, sir. जबकि ठोस के अणु गति नहीं करते। नहीं करते। जैसे कप से ये स्टैंड रखा गया, क्या बह गया? No, sir. क्या ऐसे पानी खड़ा हो जाएगा? No, sir. कहीं रखोगे पानी लगेगा। Yes, sir. तो इसी जैसे ही इसकी आंतरिक ऊर्जा में, अब आपको पता ही पिछले दिन का पहले से पढ़ लिया लो Yes, sir. कि ऊर्जा टेम्परेचर के समानुपाती होता है। अब इसकी आंतरिक ऊर्जा में जैसे ही वृद्धि होगी, अब देखना ये अगले अणु को उसमें ट्रांसफर नहीं करेगा। Yes, sir. वो अपनी सतह छोड़ के एकदम अनुकूल से जाएगा। Yes, sir. और आते ही अब देखना क्या होगा, तुम लोग को रूल्स याद रहना चाहिए। आयतन दाब के समानुपाती होता है। ये बायो का नियम है। Yes, sir. देखो, जब ये अणु यहाँ था तब इसके ऊपर दो दाब लग रहा था। Yes, sir. एक वायुमंडलीय दाब और एक इतना ऊंचाई के कारण द्रव दाब Yes, sir. यानी पीडब्ल्यू। Yes, sir. अब दोनों दाब के लिए Yes, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? Yes, sir. ये दोनों दाब यहाँ लग रहा था। Yes, sir. और अब ये जैसे ही आएगा ऊपर, दोनों हाई वाला दाब हटेगा। Yes, sir. अब खाली ये रहेगा। Yes, sir. यानी दाब जैसे ही कम होगा आयतन बढ़ेगा। इसलिए जैसे ही ऊपर आएगा, अभी जो छोटा वाला बूंद है वो और बड़ा होते ही फट जाएगा। Yes, sir. क्यों फट गया? पीछे पृष्ठ तनाव में पढ़ाया गया कि बूंद में दाब की अधिकता टूटी वाली। अब वायुमंडलीय दाब से भी ज्यादा दाब लगा और फटते ही देखना टेम्परेचर अब यहाँ से ऊष्मा देखना तरंग के रूप में निकलना शुरू किया। Yes, sir. अब तुम पानी को रखे होगे आग पे, Yes. तो देखना ऊपर एक तन्नी का एक भाप जैसे निकल रहा है। Yes, sir. जब कैलोरी डाल के चेक करना, अभी भी ठंडा का ठंडा है। ठंडा ही। Yes, sir. कितने लोग देखे हो? सही है ना? Yes, sir. और यही घटना तुमको रोज इस समय जाड़े के दिन में Yes, sir. तुम्हारे घर के पास तालाब हो, नदी हो, नहर हो, Yes, तो रोज भोर में देखो तो पानी के ऊपर से अपने से भाप निकलता है। Yes, sir. जैसे तुम अगर गलती से नहा ले रहे हो अगर सुबह में भोर में, तो देखना तुम्हारे शरीर में से निकलता है। Yes, sir. तो देखा ये अणु ने ऊष्मा अपने नेबरिंग अणु को नहीं दिया, डायरेक्ट अंतिम छोर पे बनाया। Yes, sir. इसके संचरण का व्यवस्था बताओ, ठोस से अलग हो गया। Yes, sir. यानी ये कौन सी समानुपाती। Yes, sir. यानी कि अंजलि से पेन मांगा और अंजलि पेन अर्पिता को दिया नहीं, अर्पिता ने इनको नहीं दिया, बल्कि अंजलि अपनी जगह छोड़ी और डायरेक्ट आके मुझे दे दिया। Yes, sir. तो वो अगर अंतिम छोर है और मैं पहला छोर हूँ, तो बताओ वो मॉलिक्यूल डायरेक्ट आके मुझे दिया है। Yes, sir. यानी ये कौन सी विधि है? समानुपाती। Yes, sir. और इसीलिए देखना द्रव को पात्र पे रखो तो अभी गर्म नहीं होगा, तब ही इसमें से भाप निकलना शुरू होगा। Yes, sir. सही है? Yes, sir. जानते हो कहाँ से? Yes, sir. और इसमें देखो 3 थ्योरी लग रही है।
एक्सपेंड करने के लिए। और जैसे ही आयतन बढ़ा और फटते ही इसके अंदर की ऊष्मा रिलीज, तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने पड़ोसी अणु को ऊष्मा बिना ट्रांसफर किए पहुंच गई। तो इस तरह के संचरण को और अब तीसरा है विकिरण विधि। विकिरण विधि रोज तुम कर रहे हो, ऐसे पहले तो हम सूर्य भगवान को ही दिखा दें। सूर्य भगवान से देखो प्रकाश की किरण आ रही है। तुमने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि सूर्य से आने वाली इस ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि वो विकिरण विधि से आती है और इसमें यह ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होती। ये ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होती, यानी कि वह अणु को ऊष्मा दिए बिना वह ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इस विधि को विकिरण विधि कहते हैं। जैसे नजदीक का प्रैक्टिकल, गांव में कौड़ा बार ली है, अब वहां से ऊष्मा चारों ओर फैल रही है, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे को डायरेक्ट आ रही है और वो ऊष्मा ट्रांसफर नहीं हो रही है किसी भी मालिक्यूल को, वो केवल कैरी कर रही है। उसी कैरी करने में ऊर्जा खर्च हो रही है। अब तुमको वहाँ आँच मिला, अगर ज्यादा मिला तो पीछे चले गए, अब उसको और कैरी करना पड़ेगा। तो इसमें ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हो रही अणु को, बिना ट्रांसफर किए वो डिस्टेंस तय करने में खर्च कर रहा है। जैसे कि सूर्य के पास पहुंचोगे, कथा सुने होंगे कि जटायु और संपाति 2 भाई थे, और दोनों ने सोचा कि चले हम अपने दादाजी से मिलाते हैं, सूर्य भगवान जी से। और सूर्य भगवान की जाने के लिए वो लोग चले, और चले तो जैसे जैसे सूर्य के करीब जाते गए, आँच ज्यादा लगने से उनके पंख झुलसने लगे। तो रामचरितमानस में कथा में आता है कि आँच को बर्दाश्त न करने से सुग्रीव वापस लौट आए, और आज का जो कर्नाटका है, जिसे उस जमाने में किष्किंधा कहा जाता है, उस चित्रकूट के पास आगे वो उतर गए, उसी जंगल में रहने लगे। लेकिन जो संपाति थे वो बड़े अपने बल का घमंड करते थे, इसलिए वो अपने को सूर्य की ओर कैरी करते चले गए, और निकट जाने से उनके बाल यानी सारे पंख झुलस गए, और झुलस गए तो अब उनके अंदर उड़ने की ताकत नहीं रह गई, और वो धीरे धीरे आके जमीन पर गिर गए। जो रामेश्वरम में याद होगा, जब ये लोग गए थे सीता जी की खोज करके, तो देखा होगा, सीरियल में भी देखा होगा, वही वे पड़े हुए थे। तो वहाँ उठ के उड़ नहीं सकते थे, तो उसी पहाड़ी पर बैठे रहते थे और देखते रहते थे। ठीक है, तो ये विकिरण से आता है, यानी कि हम जैसे जैसे सूर्य के पास जाएंगे, जैसे अब आप लोगों ने पिछले दिनों देखा था, पिछले साल L1 आदित्य का प्रक्षेपण किया गया था, और वो L1 कोरोना लेयर पे जाकर फोटो खींचा। तो जब उससे ऊपर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो सूर्य का विकिरण बहुत ज्यादा है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे, उससे खत्म हो जाएगा। समझ आ गई? तो बेटा वो विकिरण ऊर्जा जब चलती है तो वो कैरी होने में एनर्जी खर्च होती है, लेकिन ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं करती है किसी अणु को। समझ में आ गया? तो उसके बिना ट्रांसफर किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा के स्थानांतरण को अब समझ में आ गया? अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये मैंने इसीलिए बताया कि हमें अब अपनी बात करने में कोई दिक्कत ना, क्योंकि इन तीनों की हमें आवश्यकता है। तो जो लोग पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि बेटा 9-10 जो ईमानदारी से पढ़ेगा उसको साइंस में दिक्कत नहीं आने वाली है।
तो आप में से जिसने अपने अपने आप को जैसा सोचा है वैसा किया होगा, क्योंकि करने वाला कर्म क्षेत्र आपके हाथ में है। और आपको हमेशा, अभी जैसे 10 तारीख को मैंने अपने भाषण में कहा था कि सुंदर कांड सुंदर कैसे है, तो हमने बड़ा अच्छा बोला क्योंकि समय बहुत कम था। तो उसमें हमने मूल मतलब यही समझाया कि जो बड़े जन हैं उनकी बात को जो मानकर चलता है उसके पास हमेशा सफलता होती है, असफलता होती ही नहीं। क्योंकि जो बड़े जन होते हैं वो अनुभव होते हैं, उन्होंने उससे पहले उतनी दुनिया देखी होती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक बड़ा शब्द अच्छा इस्तेमाल किया है, जामवंत के वचन सुहाए। सुनाए नहीं कहा, सुहाना शब्द कब होता है? जब कोई बात आप सुनती करे, सब सुने और आपको अच्छी लगे। जिनके घर के बड़े लोगों की बात उनके घर के छोटे लोगों को सुहाती है, अच्छी लगती है, वही लोग शक्ल। जैसे टीचर ने कहा बेटा ऐसे करोगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसका मतलब टीचर की बात आपको सुहाएगी तो जरूर करेंगे। और अगर इसमें आपको अच्छी नहीं लगी, अच्छी का मतलब आप उस पर चलना नहीं चाहते हो, तो आपको सुहाएगी भी नहीं, अल्लाह तो आप कभी करोगे। जैसे आप लोग देखते ही हो ना, मैंने सबको तो एक समान शिक्षा दी है कि हर किसी को अपने टीचर का पैर छूना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आप भी तो देखते ही हो कि लगभग सभी गर्ल्स पैर छूती हैं और बॉयज में 80% बच्चे छूते हैं और 20% का पता ही नहीं चलता वो कब स्कूल आए हैं और कब चले गए। क्लास में आइए तो दर्शन होता है उनका, लेकिन वो कब स्कूल आए कब चले गए ये पता नहीं चलता। इससे क्या पता चलता है कि इनको बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती, तो कहाँ से ज्ञान उनके पास जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ज्ञान को टिका के रख, मैंने उदाहरण आप लोगों को कलवारों का भी दिया था, मारवाड़ियों का दिया था, राजस्थान की। आप कभी आपकी गांव एरिया में या किसी शहर में जाइए, अगर कोई मारवाड़ी होगा तो देखिएगा उसके यहाँ लक्ष्मी एकदम मतलब बैठ गई है। क्यों? क्योंकि उसने अपना सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया। एक हमारे पिताजी के मित्र थे मारवाड़ी, मुगल सराय रेलवे स्टेशन के ठीक सामने अग्रवाल जी बिस्किट वाले हैं और वो मारवाड़ी पर डे 10 पैसा है। अब तो चवन्नी ठंडी खत्म हो गया तो 1 रुपया से ऊपर है। पर डे वो 100, 200, 500 रुपये जो है फुटकर करके रखते हैं अपनी दुकान। और एक बार मुझे उनके यहाँ जाने का मौका मिला, पिताजी चूँकि घरेलू रिश्ता हो गया है, तो उनकी 2 थ्योरी थी और 2 थ्योरी हमें आज भी याद है। हम उनके पास जाते थे तो कहते थे अंकल जी आप घर क्यों नहीं बनाते? तो कहे बेटा घर बना के करेंगे क्या? हमने कहा घर हम लोग क्यों बनाते हैं, आप लोग भी सुनिएगा, देखिएगा उन लोग की सोच कैसी होती है। तो उन्होंने कहा कि घर बना के क्या करेंगे? तो हमने कहा इसलिए कि घर होता है तो घर एक जगह होता है जो खाली ईंट बाउंड्री की नहीं होती, उससे हमारी यादें जुड़ी होती हैं। और हम अपने घर में जब जाते हैं तो हमें अपने माता पिता के साथ बिताई हुई बातें, हमारे जीवन में आए उथल पुथल, इन सब की मेमोरी हमारे दीवारों में रहती है। और उसकी हमें प्रतिक्रिया मिलती है कि हम दुखी होते हैं तो मेरी दीवार भी दुखी होती है। जैसे आपको जुलाई पहले जब आए होंगे पढ़ने तो मैंने बताया था कि क्लासरूम में फालतू बात कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जितनी बातें करते हैं वो शब्द फ्रीक्वेंसी बन के दीवार में एब्जॉर्ब होता है और जब आप कमरे में जाते हैं तो वो आपको रिटर्न करता है, वही फ्रीक्वेंसी रिटर्न होती है। जैसे कि डाइनिंग टेबल पे आप बैठ के नहीं पढ़ सकते।